सलीम इंजीनियर साहब, उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद, इनसे अनुरोध करता हूं कि वह आएँ और आज का इस अपना अध्यक्षीय भाषण से हमको संबोधित करें। ऊर्जावान सम्मेलन में मौजूद हमारे बहुत ही सम्मानित मेहमान जो डायस पर बैठे हैं और पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से, इलाकों से आए हुए मेरे जुझारू किसान भाइयों, मैं अपने आप को आज के आपके इस सम्मेलन में शामिल होकर बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूं। हम सब जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस कृषि से जुड़े हुए किसानों की क्या स्थिति है वो आपसे ज़्यादा अच्छी तरह और कौन जान सकता है। हमारा ये सम्मेलन अब समाप्ति की ओर है। सुबह से हमने इस मैदान में काम करने वाले हमारे बहुत ही जुझारू आंदोलनकारी और समर्पित कार्यकर्ताओं को हमने सुना है और उन्होंने हमारी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी भी डाली है और उन समस्याओं के हल भी सुझाए हैं और ये भी बताया है कि हम सब को मिलकर इन हालात और इन स्थितियों को सुधारने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और 77 साल 77 ईयर्स हमारी आज़ादी को गुजर गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता, आम आदमी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, तब वह लोकतंत्र बचता है और तभी उस लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। जब आम आदमी शक्तिशाली हो, जब आम आदमी की बात सुनी जाए ऐसा नहीं, बल्कि आम आदमी का आदेश चले, और जिन लोगों को हम पार्लियामेंट और असेंबली के लिए चुनते हैं और जिन लोगों को हम सरकार चलाने का दायित्व देते हैं, वो हमारे सेवक हैं, वो हमारे मालिक नहीं, वो हमारे सेवक हैं। हमारी सेवा के लिए उनको चुना गया है और आपको, हम सबको और इस देश की पूरी जनता को ये अधिकार है कि वो सेवक के कार्यकलापों पर, उसके परफॉर्मेंस पर बराबर निगाह रखे, उससे सवाल करे और अगर वो काम ठीक से न कर रहा हो तो उसको काम ठीक से करने पर मजबूर करे और समय आने पर उसको हटा भी सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जनता में, आम लोगों में वो जागरूकता नहीं है। ये देश हमारा देश है, आखिर हम क्यों अपने ही चुने हुए लोगों के आगे इतने हाथ फैला रहे हैं? हमारे चुने हुए लोगों ही से हम भीख मांग रहे हैं और जिनको हमने सेवक बनाकर चुना है, अब वो हमारे मालिक बन रहे हैं, बनना चाहते हैं। वो एक राजा और सम्राट की तरह हम पर राज करना चाहते हैं और हमारी आवाज़ अगर उठती है तो उसको वो दबाना चाहते हैं। ये जो स्थिति है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हम खुद हैं। हमको जागना और जगाना होगा कि लोकतंत्र में आम आदमी जो है वो असल में इस देश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए हम सबको प्रयास
करने होंगे। और आज जो चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारों ने जो अपनी स्थिति बना ली है, उस स्थिति को उलट कर ये बनाना होगा कि देश की जनता शक्तिशाली है, लेकिन इसको करने में बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं आप सब लोगों का बहुत सम्मान करता हूं कि आप एक ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं जो इस धरती से पैदावार और अन्न को निकालने के लिए पूरी जी जान लगाते हैं, पसीना बहाते हैं। जब एक बीज जमीन में डाला जाता है तो उस बीज से पौधा और पेड़ निकालने के लिए सूरज, चांद, हवाएं, समंदर और इस सारी सृष्टि की तमाम शक्तियां मिलकर एक दाना पैदा करने की कोशिश करती है। यानी वो सारी शक्तियां आपके काम में मददगार होती हैं, तब जाकर एक दाना और एक फल और एक पौधा और एक दरख्त बनता है। तो ये प्रकृति की शक्तियां आपके साथ हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसान को वो सम्मान नहीं मिलता जो सबके लिए अन्न पैदा कर रहा है, जो सबके लिए पसीना बहा रहा है। तो आज इस चीज की जरूरत है, जैसा पहले भी कहा गया, कि हमारे किसान भाइयों को उनके अधिकार तो मिलने ही चाहिए, लेकिन अधिकारों के साथ साथ सम्मान और गरिमा, डिग्निटी, ये भी बहुत जरूरी और आवश्यक है। हमने पिछले दिनों देखा 380 दिनों तक दिल्ली की सीमा पर हमारे किसान भाइयों ने कैसे मजबूती के साथ वो जमे रहे अपनी आवाज उठाने के लिए। 750 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानों का बलिदान दिया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और वो कानून वापस लेने पड़े। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि समस्या हल नहीं हुई। एमएसपी का मसला अभी भी ज्यों का त्यों है। उसके लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर कोशिश और प्रयास करने की आवश्यकता है। एक और बात मैं इस मौके पर आपसे कहना आवश्यक समझता हूं। विकास के दावे किए जा रहे हैं कि हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब तक ये विकास ऐसा विकास न हो कि उस विकास का फल आम आदमी और कमजोर से कमजोर आदमी तक न पहुंचे, तब तक वो विकास इस देश को मजबूत नहीं कर सकता। आज हमारा विकास संतुलित विकास नहीं है, ये असंतुलित विकास है। दौलत जो है वो चंद हाथों में जमा हो रही है और देश की बड़ी आबादी गरीब से गरीब होती जा रही है। अमीर और गरीब का जो भेद है, उसके बीच की जो खाई है, वो बहुत बड़ी होती जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि हम देश की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं, बनने जा रहे हैं। लेकिन सच ये है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, रियायती दरों पर दे रहे हैं। गरीबी में हमारे देश में जो पूरी दुनिया के गरीबों की संख्या का बड़ा हिस्सा हमारे देश में बसता है। भोजन की कमी की वजह से जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, मेल न्यूट्रिशन है, उसमें हमारा देश, हेल्थ जो इंडेक्स का जो पैमाना है, उसमें हमारा देश बहुत नीचे है। कई छोटे छोटे देशों से भी ज्यादा हमारी हालत खराब है। और दावा हमारा यह है कि हम बड़ी ताकत और बड़ी शक्ति बन रहे हैं। अभी जिक्र किया गया, हमारे किसान भाई ऐसे हालात से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी परेशानियों में इस काम को अंजाम दे रहे हैं कि उनको अगर कर्ज लेना पड़ता है और उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है, और कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि कर्ज और ब्याज न चुकाने की वजह से आत्महत्याएं और हत्याएं भी हो रही हैं। मुझे 2 घटनाएं इस वक्त याद आ रही हैं। एक घटना एक
1-2 साल पहले की है। एक किसान ने, छोटे किसान ने लोन पर ट्रैक्टर खरीदा और समय पर वो पूरा कर्ज अदा नहीं कर पाया, तो बैंक के जरिए से जिन लोगों को भेजा गया कर्ज वसूली के लिए, उन्होंने आकर ट्रैक्टर पे कब्जा कर लिया। ट्रैक्टर छीनना चाहा, ले जाना चाहा। वो किसान उस ट्रैक्टर के आगे आकर खड़ा हो गया, लेकिन वो जो लोग वसूली करने आए थे उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और ट्रैक्टर से उस किसान को कुचल दिया और उस किसान की जान चली गई। ये हत्या है। आप देखिए कितना कर्जा होगा और कितना बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से किसानों के साथ और कमजोर लोगों के साथ जो बर्ताव किया जाता है। और फिर ये तो हत्या की घटना मैंने आपको सुनाई। 5000 से ज्यादा किसान हर साल अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। 2022 का आंकड़ा बता रहा है कि 2022 में 11,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की, जिसमें 5,000 से ज्यादा किसान थे और 6,000 के आसपास किसानी से जुड़े हुए जो मजदूर हैं वो थे। आखिर हम कैसा देश बना रहे हैं और किस तरफ हम जा रहे हैं? हमारी सरकारें हमारे वास्तविक मुद्दों को हल करने के बजाय वो हमको भटकाने और बांटने में लगी। नफरत का एजेंडा, हमको बांटने का एजेंडा, मंदिर मस्जिद और भावनात्मक मुद्दों को उठाकर जो असल मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जनता की, उनसे हमारा ध्यान हटाने की बराबर कोशिश हो रही है। इससे हमें चौकन्ना रहना है और देश की आम जनता को भी जागृत करना है। मैं इस मौके पर आप सभी को, जो आपने अभी प्रस्ताव यहाँ पर पढ़े हैं, उनकी आपने सहमति भी दी है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी भी बाकी है, 3 कानून वापस हो जाने के बाद भी, और जैसा हमारे भाई सुनीलम जी ने बताया कि कानून तो वापस हो गए, मगर एक राष्ट्रीय कृषि व्यापार नीति के नाम पर जो कुछ लाया जा रहा है वो तकरीबन उसी तरह की चीजें हैं। तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात है वो हमारी बहुत बेसिक और बुनियादी बात है। इसको पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर इस मसले को उठाकर और सरकार के सामने ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि सरकार मजबूर हो इसके लिए कानून बनाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का हौसला और हिम्मत आपने दिखाई पहले, अभी भी हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें और सरकार को इस पर मजबूर करें कि वो एमएसपी के लिए एक कानून बनाए और कानूनी सुरक्षा उसके माध्यम से किसानों को मिल सके। मैं एक बार फिर महाराष्ट्र शेतकारी विकास मंच के सभी पदाधिकारियों को ऐसी एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस और ऐसी ऊर्जावान कॉन्फ्रेंस जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को प्रेरित कर सकती है और प्रेरित करेगी, मुझे लगता है। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और आप सबका भी सम्मान करते हुए उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस देश को एक मजबूत, प्रगतिशील, शांतिपूर्ण, मोहब्बत, प्रेम और भाईचारे का देश, ऐसा देश जिसमें सबको समानता हो, ऐसा समाज जिसमें सबका सम्मान हो, ऐसा समाज जिसमें सबके साथ न्याय हो और सब मिलकर तरक्की करें। और जैसा कि मैंने कहा, तरक्की, ऐसी तरक्की जिसका फल कमज़ोर से कमज़ोर भारतीय नागरिक को भी मिल सके। मैं इन्हीं दुआओं के साथ और इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आप सबको बधाई देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और उस ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा से मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी जगह लेता हूं। धन्यवाद।